हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था क्या थी। तो आज बरौना है। बरौना मतलब कि छठ पूजा का, जिस दिन छठ पूजा का पहला दिन, जैसे कि उस दिन क्या खाया जाता है, कद्दू की सब्जी चावल। तो आज बरौना है, तो बरौना की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बिहार से होगा वही जानता होगा बरौना क्या होता है, छठ पूजा क्या है। तो जो बिहार से वो जानता होगा कि बरौना क्या होता है। तो बरौना के दिन क्या होता है कि कद्दू का सब्जी बनता है, चावल बनता है, दाल बनता है। वही सब साथ सेंधा नमक में बनते ही और घी में बनता है। ये सब चीज़ें जो छठ जो करती हैं, अभी तो सब लोग खा सकता है, तो उसमें प्रसादी के तौर पर सब लोग खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिहार का फेमस पर्व है छठ पूजा, जो हमेशा मनाई जाती है। तो छठ पूजा का समय चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम पड़ जा रही है। तो इसलिए वीडियो हम लोग का आ रहा है, कम आ रहा है, टाइमिंग का आ रहा है। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन आएगी। बरौना के बाद आता है संझत खरना, जिस दिन खीर पूड़ी बनती है। फिर इसके बाद छठ आता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा पर्व है, बहुत अच्छा लगता है। बिहार में ही मनाया जाता है बहुत अच्छा से, बहुत रीति रिवाज से पर्व मनाए जाते हैं। बहुत मतलब एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को, मतलब ये नहीं कि आप घर में मांसाहारी खा रहे हैं, ये सब पर्व नहीं। बहुत इसको रीति रिवाज से मनाया जाता है पर्व को। बहुत ये मतलब भगवान सूर्य की ये पर्व होती हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब तो बातें होती रहेगी। और किसके किसके घर ये छठ पूजा मनाई जाती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। हम भी देखते हैं किसके किसके, और बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। हम तो भाई बिहार से हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ खेती शुरू से मौसम पर निर्भर है। मतलब कि जो हमारे यहाँ खेती होती है वो क्या पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर होता है, सीजन पे निर्भर होता है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वर्षा होगी ही नहीं, खेती होगी ही नहीं। अब तो मतलब साधन हो गई है कि बोरिंग से ही कुछ कोई लोग खेती कर ले रहा है, बोरिंग लगाकर। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अगले साल मान लीजिए कि आपका खेती बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पिछले साल अगर आप बोरिंग से कर रहे हैं तो उसके अपेक्षा बहुत कम होगा। धान गेहूँ जो भी होगा कम होगा, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा होती है तो खेती अच्छा लगता है, जैसे चलते आता है होता है वैसे चलते आता है, बहुत अच्छा होता है खेती। अगर बारिश होती है तो, नहीं तो सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थितियाँ होती हैं। अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। सूखा से निपटने के लिए क्या जारी है, हम आपको बताएं, अभी बताएं आपको कि बोरिंग से खेती हो रही है। तो ये प्राचीन काल से ही प्रयास की जा रही है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुआं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इससे उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। तो सुदर्शन झील कहाँ पर, किसने ये किया, निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। इस सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और उसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले किसने दोबारा बनाया था, रुद्रदामन ने। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसकी मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। तो ये जो है रुद्रदामन के समय जो ये सुदर्शन झील है वो क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे। तो उस समय, उसके बाद ये 400 साल के बाद जो भयंकर तूफान आया, तो उसमें ये टूट गया था। क्या ये झील टूट गया था, कौन झील, सुदर्शन झील टूट गया था। लेकिन रुद्रदामन ने अपने अभिलेखों में ये बताया है कि ये जो रुद्रदामन है, ये सॉरी जो सुदर्शन झील है, ये टूटने के बाद ये पता चलता है कि मतलब रुद्रदामन अपने अभिलेखों में लिखे हैं, तो बताए हैं, बनवाए हैं। तो इससे यही पता चलता है कि रुद्रदामन ने ये झील को दोबारा बनाया है। जैसे कि आप ऐसे समझिए,
ये जब हजारों साल पहले, ये जब 400 साल पहले जब ये सुदर्शन झील टूट गया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे, टूट गया, तो जो रुद्रदामन थे वो जूनागढ़ के अभिलेख से ये चीज़ें मिलती है कि जो रुद्रदामन है वो ये झील को दोबारा बनवाए थे। तो उसी से पता चलता है कि जो रुद्रदामन है इसे दोबारा बनवाए थे। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत किया गया, पहले से 3 गुना ज़्यादा बरियार किया गया, मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में ये भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया, सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। तो इसको मरम्मत करने के लिए कोई कर और कोई बेगार नहीं लिया गया और सारा इसका जो खर्चा था वो सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यह 300 साल बाद टूट गया, फिर से यह 300 साल बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश का शासक शंकरगुप्त ने किया। तो देखिए ये चीज़ जो है वो 2 बार टूटा। एक बार जब बनवाए थे, एक बार चंद्रगुप्त, पहला बार कौन बनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सेकंड बार तो रुद्रदामन ने बनाए, और रुद्रदामन बनाए अपना से मतलब 3 गुना पहले की अपेक्षा बनाए थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद भी ये फिर से टूट गया, 300 साल बाद फिर से टूट गया। तो उसके बाद ये ये जो सुदर्शन झील है उसको गुप्त वंश के शासक शंकरगुप्त ने इसको दोबारा से बनवाया था। आप अपने शिक्षक के मदद से यह चर्चा करें कि आपके इलाके में सिंचाई में कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं, क्या वे किसानों के खेती की सिंचाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्या सिंचाई में उन साधनों से किसान संतुष्ट है। खेती के विकास के फायदे। सिंचाई एवं औजार के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में उजागर मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से एवं उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा के अधिक धन की प्राप्ति ने उसे महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन के उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार का विकास में इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने में हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंगाल को जोड़ने वाले सड़क स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया, पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम में भारत में हिंदुस्तानी शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिम एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिम प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाले रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। रोमन राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। तो रोमन साम्राज्य से व्यापार होने वाला जो क्षेत्र था ये जो पश्चिम प्रांतों के ये हैं, और ये रेशम मार्ग से ही मतलब जुड़ा था। रोम भारत में निर्मित विलासित की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि एक बड़ा ग्राहक था।
तो आज के लिए इतना ही लगते हैं। अगले क्लास में हम लोग समकालीन व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचे और इस क्लास के बारे में जान सकें कि यहाँ पे क्लास 6 से 12 तक NCERT बुक पढ़ाई जाती हैं। साथ में नोट्स से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को, टॉपिक को कवर, डीप कॉन्सेप्ट दिया जाता है और DPP क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है। तो और शॉर्ट्स में भी आपको करंट अफेयर, GK GS की क्वेश्चनें देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।